प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट 3 में पेपर सेकंड भारत का भूगोल में हमारा जो टॉपिक चल रहा है ऋतुएं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हमने शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में तापमान के तेज़ी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं होने लगती हैं और जून के आरंभ में ये स्थिति और अधिक शक्तिशाली हो जाती है और जिस कारण हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है और यहाँ से ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं और भूमध्य रेखा को पार करने के बाद इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। इन्हीं कारण से इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक प्रारंभ हो जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट जाता है और देश के आंतरिक भागों में ये जुलाई के पहले सप्ताह तक जा पाता है और मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी आ जाती है। अब हम इसको मानसून की जो शाखाओं को दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो भागों में बांट सकते हैं। अरब सागर की मानसूनी पवनें और ये 3 भागों में है। पहली भाग, इनकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती हैं। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल यानी कि पवन की ओर का ढाल तथा पश्चिम तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच में भारी वर्षा करती हैं और पश्चिम घाट को पार करने के बाद ये हवा नीचे उतरती है और गर्म हो जाती है, जिस कारण आर्द्रता में कमी आ जाती है। और दूसरी शाखा, अरब सागर से उठने वाले मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों के होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ ये गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहाँ ये अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को पार करके बहुत कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। दूसरा जो इसका भाग है वो बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है और इसके पश्चात मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिण में दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है। यहाँ ये शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है और दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी में बढ़ती है। और यहीं एक उप शाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है और खासी पहाड़ियों में स्थित मासिन राम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। अब हमारा ये एक प्रश्न है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है? क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है और दूसरा ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। अब हम मानसूनी वर्षा की विशेषता की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर के दौरान होती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अर्थात भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे कि पश्चिम घाट में पवनाभिमुख की ढाल में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और उसके विमुख वाले ढाल में कम वर्षा होती है।
या वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं वो। समुद्र से दूरी के साथ मानसूनी वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जैसे कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। चौथा इसकी विशेषता देखें तो किसी एक समय में मानसूनी वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों के साथ आती है और इनमें अंतराल भी होता है, जिसे विभंग या विच्छेद कहते हैं। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी से आते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा को निर्धारित करते हैं। पांचवा है विशेषता में, ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु से प्राप्त होता है। अगली विशेषता की बात करें तो मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है। अंतिम विशेषता की बात करें तो कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है, इससे खड़ी फसलों को नुकसान हो जाता है। शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। धन्यवाद। आज इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में।